भारतीय इतिहास के पन्नों पर दो ऐसे नायकों के नाम हैं जिनके बिना भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता की कल्पना करना भी बेईमानी है। इसमें से एक ऐसा महानायक है जिसने अपने ही सिद्धांतों की एक बड़ी सी दीवार बनाई और उस पर चढ़कर ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए जिससे ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे हिल गई। और दूसरा महानायक ऐसा था जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी रणनीति बनाई, ऐसी फील्डिंग सजाई कि अंग्रेजों को अपने कदम पीछे लेने पड़े। परंतु आज के अंक में हम इन लोगों का महिमा मंडन करने के लिए नहीं आए हैं। बात करेंगे इन दोनों महानायकों के बीच में होने वाले मन मुटाव की, बीच में होने वाले टकराव की। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में होने वाले टकराव की। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के कटक नामक स्थान पर जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती के घर में उनकी नवी संतान के रूप में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस अपने 14 भाई बहनों में से 9वें स्थान पर थे। अत्यंत प्रभावी, अत्यंत विलक्षण क्षमता का छात्र जो कुछ ही दिनों बाद आगे चलकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। तभी वहां के कुछ छात्रों और एक अध्यापक के मध्य कुछ लड़ाई दंगा होता है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। ऐसा कहा जाता है कि वह अध्यापक रेसिस्ट था, यानी कि काली और गोरी चमड़ी की बात करता था, जिसका विरोध किया सुभाष ने। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हुई, सुभाष को वहां से हटाया गया। लेकिन जब छात्रों ने उनका समर्थन किया तो उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज भेज दिया गया, जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सुभाष के पिताजी हमेशा से चाहते थे कि उनका एक बालक आईसीएस की परीक्षा पास करे, जो कि वर्तमान समय में आईएएस होता है। इसके लिए सुभाष ने दृढ़ प्रतिज्ञ हुए। वो लंदन जाते हैं, आईसीएस की परीक्षा देते हैं। जबकि उनका स्वास्थ्य खराब था, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट में एक चौथा नाम सुभाष चंद्र बोस का होता है। वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उसी तरफ एक दूसरा नाम महात्मा गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका से भारत लौट रहे थे और भारत में एक बड़ा नाम बन चुके थे। कांग्रेस की दिशा को उन्होंने बदल दिया था, नई कार्यप्रणाली ले आए थे और वो भारत की नई उम्मीद बनकर वापस आए थे। जब सुभाष चंद्र बोस अपनी आईसीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक खत लिखा अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को और कहा कि इस ट्रेनिंग में मेरा मन नहीं लगता, मुझे भारतीय संघर्ष का एक हिस्सा बनना है। और जब यह खत उनकी माताजी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता या घर के अन्य लोग क्या कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने बालक पर आज बहुत गर्व है। शरद चंद्र बोस चूंकि खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका प्रशय पाकर सुभाष वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर उनको सलाह देते हैं कि तुम सबसे पहले महात्मा गांधी से मिलो। महात्मा गांधी उस समय नासिक भवन में महाराष्ट्र में रहा करते थे। सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी उनसे कहते हैं कि आप बंगाल जाइए और वहां पे दास साहब के साथ काम करिए। ये दास साहब वही हैं जिन्हें देश बंधु कहा जाता है। जी हाँ, चित्तरंजन देश बंधु। जब वो उनके साथ काम करते हैं, उसी समय होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड नामक एक समाचार पत्र के संपादक के रूप में भी कार्य मिलता है और वो तेजी से अपने काम को सीखते हैं और कुछ ही दिनों में कांग्रेस के एक प्रख्यात नेता बन जाते हैं। इसी समय गांधी जी संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन अपनी प्रगति को प्राप्त कर रहा होता है, तभी कुछ विशेष घटनाओं के कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना होता है और वो ऐसा निर्णय लेते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर है जब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के इस निर्णय का विरोध करते हैं। परंतु तब तक सुभाष चंद्र बोस भारत के इतने बड़े नेता नहीं बने थे कि उनके द्वारा किए गए विरोध को बहुत तवज्जो दी जा सके। उसके बाद सीआर दास स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और चुनाव लड़ते हैं और कुछ ही समय बाद वो कोलकाता के मेयर बनते हैं। जब वो कोलकाता के मेयर बनते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाते हैं और वह पद संभालते ही नेताजी ने जो करतब दिखाया
कि संपूर्ण कलकत्ता महापालिका के कार्य करने के तरीके को ही बदल दिया। अंग्रेजों के नाम पे जाने वाले संग्रहालय और सड़कों के नाम बदलकर भारतीय सेनानियों के नाम पे रखे गए। भारतीय शहीदों के बच्चों को नौकरी दी गई और ऐसा लगता था मानो कि एक छोटा भारत बंगाल में अलग से प्रचलित हो गया है। कुछ दिनों बाद किन्हीं विशेष कारणों से अंग्रेज उनको मांडले जेल भेज देते हैं और वहीं पर उनको यह खबर मिलती है कि सीआर दास साहब की मृत्यु हो गई है, जिससे वो बहुत ही आहत होते हैं। लेकिन उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब होती है और तपेदिक जैसे रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, उस समय एक लाइलाज बीमारी थी, उससे वो तप रहे थे। लेकिन किसी तरह से वो बचते हैं, वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उस समय एक बड़ा अलग नैरेटिव देश में चल रहा था। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के विरोध के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी गठित की जाती है और नेहरू कमेटी अपनी पहली मांग में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग करती है। जब नेहरू कमेटी डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही होती है, तब यही सुभाष जवाहरलाल नेहरू के साथ पुनः एक बार गांधीवादी धड़े का विरोध करते हैं। तब गांधी जी उसमें हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि यदि 1 साल के अंदर अंग्रेज हमको डोमिनियन स्टेट नहीं देते तो फिर हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे। और वहीं पर सुभाष यह कह रहे थे कि अब वो समय आ गया है जब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। और इन लोगों ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की। जब अंग्रेजों द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाया जाता है तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। नेताजी बंगाल का नेतृत्व कर रहे होते हैं और विविध प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, अंग्रेजों का विरोध करते हैं। लेकिन इसी समय क्या होता है कि अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को पुनः जेल में डाल देते हैं। जैसे ही वो जेल में जाते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उस खराब स्वास्थ्य के कारण अंग्रेज उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि यदि आप विदेश यानी कि यूरोप चले जाएंगे और वहां स्वास्थ्य लाभ लेंगे तो आपको कारागार से रिहा किया जा सकता है। और सुभाष चंद्र बोस को वहां से रिहा किया जाता है। वो यही समय था जब यूरोप के कई देशों को घूमते हैं और कई सारे विदेशी नेताओं से अपने संपर्क स्थापित करते हैं, जो कि आजाद हिंद फौज के गठन में बहुत ही कारगर साबित होती है। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है एमिली सियोल से। नेताजी उस समय एक पुस्तक लिख रहे होते हैं, इंडियन स्ट्रगल, और उसके लिए उनको एक अंग्रेजी टंकड़ जानने वाली महिला की या पुरुष की आवश्यकता थी। जबकि वो मिलते हैं और वहीं उनके मध्य प्रेम होता है, जो कि बाद में विवाह में परिणित होता है। इसी समय उनकी भेंट होती है विट्ठल भाई पटेल से। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। वो अत्यंत बीमार होते हैं, नेताजी उनकी बहुत सेवा करते हैं लेकिन वो बच नहीं पाते। विट्ठल भाई पटेल नेताजी की सेवा से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अपनी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा नेताजी के नाम लिख देते हैं। और मित्रों, इस लिखी हुई वसीयत के कारण आने वाले समय में देश के फिर 2 नायकों, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वसीयत को लेकर नेताजी के ऊपर एक केस करते हैं और फिर वो केस जीतते भी हैं और उससे प्राप्त संपत्ति को गांधी जी के हरिजन कार्यों में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। नेताजी अपने इस सारे कार्यों को करके वापस लौटते हैं और समय होता है 1938 का। 1938 में वो हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। और यही वो समय था जब कांग्रेस के अंतर्गत साम्यवादी विचारधाराओं की बहुलता हो गई थी। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 प्रख्यात साम्यवादी नेता ऐसे थे जो कांग्रेस के एक बड़े धड़े का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस घटना के पहले एक बार और नेताजी और गांधी जी के बीच में मनमुटाव और टकराव हो चुका था। ये समय था मार्च 1931 का, जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी। नेताजी बार बार गांधी जी से कह रहे थे, लिखित और मौखिक रूप से, कि यदि अंग्रेज हमारे लाल की भगत की फांसी नहीं टालते हैं तो उनके साथ होने वाले गांधी इरविन समझौते को छोड़ दिया जाए, टाल दिया जाए। लेकिन गांधी जी उनकी बात नहीं मानते हैं। इस पर नेताजी अत्यंत आहत होते हैं। बात आगे बढ़ती है और समय है 1939 का। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। नेताजी फिर से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पर
सामने आते हैं, लेकिन इस समय गांधी जी और दक्षिणवादी नेता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नेताजी पुनः अध्यक्ष बने। लेकिन नेताजी की लोकप्रियता कांग्रेस के अंतर्गत और संपूर्ण भारत में इतनी ज्यादा हो गई थी कि ऐसा माना जा रहा था कि नेताजी ही विजयी होंगे। लेकिन जब गांधी जी अनुरोध करते हैं अबुल कलाम आजाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, तो ये दोनों लोग नेताजी की लोकप्रियता से सशंकित थे और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसी दशा में गांधी जी लाते हैं अपने नए चेहरे को, जिसका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया नेताजी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और 1377 के मुकाबले 1580 वोटों से नेताजी विजयी होते हैं। जो दक्षिणवादी नेता थे वो नेताजी के ऊपर यानी कि सुभाष के ऊपर यह दबाव बनाते हैं कि आप अपनी कार्यकारिणी का गठन गांधी जी के कहे के अनुसार करिए, जबकि गांधी जी लिखित रूप में और मौखिक रूप में भी उनसे कहते हैं कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं और आप अपनी कार्यकारिणी का गठन कीजिए। लेकिन नेताजी चाहते थे कि यह समय है जब कांग्रेस के अंतर्गत साम्यवादी विचारधाराओं का, साम्यवादी कार्यक्रमों का अनुपालन होना चाहिए। वो यह भी चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी करें, परंतु उनके कार्यक्रम और नीतियों का निर्माण साम्यवादी विचारधारा के ढंग से होना चाहिए। लेकिन गांधी जी और उनके साथ के जो दक्षिणवादी नेता थे वो इस विषय पर मानते नहीं हैं। यहाँ पर नेहरू जी की जो भूमिका है वो मिली जुली है। वो एक पत्र लिखकर गांधी जी को यह भी कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस दो भागों में टूट जाएगी, एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी। लेकिन जब नेताजी को लगा कि इससे कुछ पार्टी आहत हो जाएगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा के बाद राजेंद्र बाबू को तत्कालीन समय में अध्यक्ष चुना जाता है। नेताजी वापस आते हैं, बंगाल आते हैं। बंगाल में आके 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जो कि पूरी तरह से साम्यवादी कार्यक्रम चलाने वाला एक दल था। उसी समय कांग्रेस एक नियम पारित करती है और उस नियम के अंतर्गत यह था कि कोई भी कांग्रेस का नेता स्वयं आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार के सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं कर सकता। नेताजी इसका भी विरोध करते हैं और जमकर विरोध करते हैं। इसके एवज में वो 9 जुलाई 1939 को संपूर्ण भारत में प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान करते हैं, जिसे कांग्रेस और गांधीवादी विचारधारा के नेता अनुशासनहीनता मानते हैं और 3 वर्ष के लिए नेताजी को कांग्रेस से बेदखल कर दिया जाता है। इसके बाद नेताजी अपनी ही तरह की राजनीति प्रारंभ करते हैं और वो अपने हिस्से में बंगाल को मानते हैं। लेकिन इसी समय अंग्रेज नेताजी को नजरबंद कर देते हैं। जब अंग्रेज नेताजी को नजरबंद करते हैं तो वो बड़ी ही चालाकी के साथ जियाउद्दीन के वेश में वहां से निकलते हैं, जिसमें उनकी मदद करते हैं शरद चंद्र बोस के बड़े बेटे शिशिर चंद्र, और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। वहां हिटलर और मुसोलिनी से मिलते हैं और मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। जापान उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है। लगातार वो पूर्वी क्षेत्र से अंग्रेजों को टक्कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी यह तो चाहते थे कि हम अंग्रेजों का सहयोग करें, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ नहीं करना चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों के साथ लड़ रहा है, उनके विरुद्ध लड़ रहा है, और इटली और जर्मनी फांसीवाद और नाजीवाद जैसे मानव विरोधी विचारधारा के पोषक हैं। लेकिन नेताजी का कहना था कि यही अच्छा अवसर है, जब अंग्रेज संकट में हैं, उनके ऊपर एक पुरजोर आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे वो बिखर जाएंगे और हमको स्वतंत्र कर देंगे। और यह तीसरा और सबसे आखिरी मनमुटाव की स्थिति थी गांधी जी और नेताजी के बीच में। खैर, बात वहां पर बनती नहीं है। नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान से, फिर सिंगापुर से और म्यांमार, रंगून में वो अपना रेडियो कार्यक्रम चलाते थे, जिससे वो देशवासियों को एड्रेस करते थे। लगातार लड़ाइयां लड़ते हैं, कई बार उनको विजय भी प्राप्त होती है। वो अंडमान निकोबार को जीतते हैं, जिनका नाम वो शहीद और स्वराज्य रखते हैं। फिर वो समय आता है 1944 का, जब नेताजी अपने रेडियो कार्यक्रम से इस देश को संबोधित करते हैं और दिल्ली चलो का नारा देते हैं। उसी समय वो गांधी जी का आशीर्वाद लेते हैं और गांधी जी को राष्ट्रपिता की पदवी से नवाज देते हैं। मित्रों, लड़ाई की, मनमुटाव की, विचारधाराओं की जो असंगतियां, विसंगतियां, कुसंगतियां हैं, वो सारी एक तरफ, लेकिन
इन महान भारतीय नेताओं को ये पता था कि हमारे मध्य वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से एक दूसरे का अपमान नहीं किया जा सकता, जो कि वर्तमान समय की भारतीय राजनीति को सीखना होगा। जबकि गाहे बगाहे एक दूसरे के व्यक्तिगत और राजनीतिक हलकों में हमले किए जाते हैं और इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। यही वो समय था जब गांधी जी ने नेताजी को शहीदों का, देशभक्तों का राजकुमार कहा था। इन दोनों नेताओं ने कभी भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी पैर भी पीछे नहीं हटाए। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के पन्ने इन दोनों के नाम से उजागर हैं, उजागर थे और सदैव उजागर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।